Hello and Assalamu alaikum everyone, and welcome to the 7th episode of Let's Talk Pakistan, a podcast where we discuss everything from global issues to tech updates. Today we have with us Mr. Mansoor Isani, who is here to talk about one of the most important issues that we as humankind are facing today, and that is climate change. Mr. Isani is an environmental economist, and he works at as a junior researcher in a firm in Karachi. But today we'll be talking about climate change and green capitalism and climate capitalism that we are facing today as an issue. And so uh, i believe uh, I believe that climate change is a major issue, and a lot is being done in today's world for to change this issue, and a lot of multilateral and international organizations are working to battle this issue. From it begins with the signing of United Nations Framework Convention on Climate Change in 1992 to the first COP in 1995 to 2021 where we had COP 26. We have heard so many words from world leaders. We had made so many commitments, but till date we have not made a lot of change. And that is why we believe that this podcast is one of the most important topics that can be discussed today in 2022. So, with that, welcome to the podcast, Mr. Sani. Thank you very much, Hassan. First of all, it is a very great to be here, and it's a very good initiative from your side Thank you. to make these kind of podcasts or the issues you have selected. I have seen your previous few videos, which are very interesting and a very effective podcast I have seen in the last few days. Thank you very much. Welcome. So, Isani bhai, before we actually move on to the real stuff, heavy stuff, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर दें कि क्लाइमेट चेंज है क्या, और क्लाइमेट चेंज और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉप 26 के बारे में भी देते जाएं. अच्छा जी, बेसिकली थोड़ा सा तो अगर हम बड़ा जनरली पर्सपेक्टिव देखें ना क्लाइमेट चेंज का, तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक ये कहते हैं कि जनाब ये मिथ है. चाहिए ना, आप अगर प्रीवियस हिस्टोरिकली ग्लोबल डेटा देखें, वर्ल्ड का डेटा देखें, तो ये अब पहले भी आ चुके हैं. मतलब हम 7th फेज ऑफ द वर्ल्ड में जी रहे हैं. इससे पहले जो है वो एक्सटिंक्शन आ चुके हैं, जिसमें से कुछ हम जानते हैं, जिसमें डायनासोर्स का एरा है, फिर जो है वो आइस एज का एरा आया. इस तरीके से वो मतलब कहते हैं कि ये एक ग्लोबल फेज है, इसने आना ही आना है. जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो है वो ये मानता है कि ये जो फेज हम फेस कर रहे हैं अभी क्लाइमेट चेंज का, इसमें और प्रीवियस में डिफरेंस ये है कि जो पहले फेजेस आए थे वो नेचुरल थे, लेकिन अब जो फेज आ रहा है बेसिकली ये एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स की वजह से आ रहा है. इट मींस के ह्यूमन काइंड्स के एक्शंस की वजह से आ रहा है. ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है. सेकेंडली, अगर आप एल गौर की एक डॉक्यूमेंट्री है इसी के ऊपर जिसमें उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, उसको अगर आप देखें तो उन्होंने इस एविडेंस को प्रूफ भी किया है कि पहले के जो फेजेस थे उसमें इतना रैपिड चेंज नहीं आया जितना अभी हमारे इस इंडस्ट्रियल एरा के बाद आया है. लाइक 1960s और 70s के बाद का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज देखें या CO2 इमिशन से इंक्रीज देखें तो आपको बार बहुत ही बड़ा हाई जाता हुआ दिखेगा. तो इट्स अ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री, आप उसको देखें. एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ डॉक्यूमेंट्री का नाम है. एल गौर वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के बिल क्लिंटन के टाइम पे, उन्होंने ये बनाई थी और उनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था इस पे. तो ये एक छोटा सा क्लाइमेट चेंज का एक इंट्रोडक्शन है. अब मैं आपको बता दूं COP 26 क्यों इम्पोर्टेंट है और उसका इम्पोर्टेंस क्यों है. सबसे पहले तो ये है कि COP 26 जो है वो 2020 में होनी थी, ड्यू टू पेंडेमिक वो एक्सटेंड हो गई 2021 में, नवंबर 2021 में हुई. दूसरा इम्पोर्टेंस इस वजह से भी है कि जिस सिचुएशन या जिस टाइम पीरियड में ये कॉन्फ्रेंस हुई है वो इटसेल्फ अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमने किस तरीके से जो है एक क्लाइमेट इश्यूज को पहले सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन कोविड के बाद से जो है वो अब हमें रियलाइज होने लगा है कि ये कितना ज्यादा हमारे लाइफ साइकिल पे अफेक्ट करेगा. तो टाइमिंग जो COP 26 की है वो बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिस टाइम पे वो आया है, क्योंकि आपका जो कोविड के वायरस का जो हिस्टोरिकल आप देखें तो ये एक जूनोसिस इफेक्ट. इट मींस के जो है वो ह्यूमंस ने या तो जो है वो वाइल्ड लाइफ के टेरिटरीज में गए हैं तो उनके वायरसेस हमारे पास आए हैं, या वो हमारे टेरिटरीज में आते हैं तो उनके वायरसेस हमें कन्वर्ट होते हैं. तो जूनोसिस इफेक्ट से ही हमें पता चलता है कि डिफॉरेस्टेशन या दूसरे जो हमारे एक्शंस हैं बेसिकली उसकी वजह से जो है ये इम्प्लीकेशंस हमारे ऊपर आई हैं और ये फ्यूचर में और ज्यादा सीवियर हो सकती हैं.
तो COP26 ने बेसिकली बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज किया है, जो पहले इस चीज को मिथ समझते थे और अब उसको वो वाकई समझते हैं कि इट्स बेसिकली अ वेरी रियल इशू। सही है ना। COP26 इस वजह से भी है। दूसरा ये है कि एवरी ईयर COP26 में एक IPCC रिपोर्ट आती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आती है। तो इस दफा की जो रिपोर्ट है, उन्होंने नाम ही इसको कोड रेड ऑफ फॉर द ह्यूमैनिटी का नाम दिया है। बिल्कुल तो इट मीन्स कि ये अपने आप में जो है वो एक मतलब रिपोर्ट को जिस तरीके से UN जनरल ने कोट किया है, तो उसकी आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इस पे इफेक्ट है। तो ये एक जनरल जो है वो एक इंट्रोडक्शन है COP26 का। बिल्कुल, मैं इससे अगली बात ये करने के वाला था आईपीसीसी की, जिसकी आपने बात की है, बेसिकली इंटर हम्म गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उसकी जो रिपोर्ट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने पढ़ी, और उसकी जो हम्म स्टार्टिंग लाइन है ना, वो मैंने सोचा था कि मैं इस पॉडकास्ट में मेंशन करूंगा। तो उसमें स्टार्टिंग इस तरह हुई है, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, इट इज it is unequivocal vocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land. That means ये एक undeniable fact है, हम्म ठीक है। ये बात तो हमने सही। इस्टेब्लिश कर ली थ्रू अ लॉट ऑफ वो। तो अब हाँ जो मेरा व्हाई आई डिड दिस पॉडकास्ट वाज के COP26 का ज्यादा लोगों को पता है उसमें क्या हुआ, ठीक है, बट बड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो काफी ज्यादा बाहर नहीं आती, ठीक है, जो थोड़ी हम्म क्रिटिकल साइड पे होती हैं, ठीक है। अब सही। COP26, we agree that it is one of, जिस तरह आपने कहा, it is the one of the most universal platforms on human planet जहाँ पे climate change की बात हुई है। और for the first time वहाँ पे इंडिजिनस लोगों ने भी हिस्सा लिया है, इंडिजिनस हम्म कौमें जो हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है, जिनको बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, जिस तरह आपने कहा, उसका जो क्लाइमेट चेंज का मेजर इम्पैक्ट है वो ग्लोबल साउथ पे है, और मेजर ओके हाँ कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, बिल्कुल। और मेजर वो वेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। जो हैं, वो वेस्ट है, एग्जैक्टली। सो हम्म एक COP26 पे एक बात की थी, जिसपे पाकिस्तान ने भी बड़ा उठाया था बात का, और पूरे ग्लोबल साउथ ने उठाया था, वो थी डैमेजेस, ठीक है। हम्म तो व्हेन वी टॉक अबाउट डैमेजेस, तो मंसूर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने COP26 का जो सारा वो आया, क्या कहते हैं उसको, ग्लासगो पैक्ट, ठीक है, उसको सारा मैंने पढ़ा, हम्म उसमें डैमेजेस के ऊपर कोई बात नहीं की गई, ठीक है। और हम्म और इसकी एक वजह है कॉर्पोरेट्स, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट्स बिल्कुल और जो गवर्नमेंट्स हैं, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, जो कॉर्पोरेट रन है, ठीक है, स्पेशली बिल्कुल। यूएस और यूके, ठीक है, वो दो हम्म कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने इस पे बहुत ज्यादा रोका कि डैमेजेस की बात ना हम्म की जाए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तीन कंट्रीज थे जो बहुत आगे थे कि, तो आप मुझे हम्म समझाएं कि, एक तो हम देखते हैं कि ठीक है, वो तो हर कोई कह रहा है COP26 बड़ी कमाल चीज है, कमाल चीज है। Why was COP26 a failure? And it was, in my opinion, a failure. अ, देखें बड़े लिमिटेड कॉप्स जो हैं वो सक्सेसफुली रहे हैं। एक उसमें अगर आप देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल को बहुत ज्यादा फोकस मिला, फिर जी, उसके बाद सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को फोकस मिला। इसके अलावा जी, जितने भी कॉप्स हुए हैं वो मेरी नज़र में फेलियर्स ही हैं। आप फेलियर्स ना कहें, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, वर्ड ऑफ माउथ नहीं है, लोगों के जहनों में नहीं है, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है उन कॉप्स के बारे जी, में। तो एज यूजुअल वो उसको आप फेलियर ही कहेंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंची आपकी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं आपको ये थोड़ा-सा अगर बता दूँ कि COP26 को अगर हमें समझना हो, तो मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ, तो हम इसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज़ जो COP26 का था, उसमें हम ये देखते हैं कि इन्होंने बात की थी एम्बिशंस के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है ना? एम्बिशंस बेसिकली क्या है कि ऑल पार्टीज़ जिन्होंने भी पेरिस एग्रीमेंट में जो है वो मतलब पार्टिसिपेट किया था, दे आर बाउंड टू गिव देयर आइडियाज़ और एनडीसीज़ नेशनली डिटरमाइंड जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं टिल 2030, उसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने COP26 में देनी थी। कुछ कंट्रीज़ ने सबमिट की है, लेकिन कुछ ने अभी नहीं की है या सैटिस्फैक्टरी नहीं है, और उसमें जिन्होंने सबमिट नहीं की है उसमें मेजर कंट्रीज़ बहुत बड़े हैं, जो एक मेजर CO2 इमिटर्स हैं, चाइना है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। इन्होंने अपने एनडीसीज को सबमिट नहीं किया। तो ये भी एक फेलियर है कि आपके जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं CO2 इमिटर्स में, वो अपने एनडीसीज को ना सबमिट करा रहे हैं, ना आगे दूसरे कंट्रीज को बता रहे हैं कि उनके क्या प्लान्स हैं। सही है ना। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, कीनिया, यूएसए, भूटान वगैरह इन सब ने जो है वो सबमिट किया, पाकिस्तान ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। सही है। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो फेलियर है। मेजर जो इमिटर्स हैं वो अपनी एनडी जो उनके एनडीसीज हैं
वो सबमिट नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरा अगर हम देखें, दूसरा पार्ट अगर हम COP26 का देखें तो उसमें फाइनेंसेस की बात हुई है। COP26 में जो मेजर फोकस आया है वो बेसिकली ये है क्लाइमेट कि जो फाइनेंस। डैमेजेस हुए हैं इसको क्लाइमेट फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाएगी। हम्म। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वेरी रिसेंटली COP26 के बाद मैं इंटरनेशनल मार्केट में देख रहा हूँ तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लगी हैं। सही है ना, यूरोप में खास तौर पे। मैं अगर जॉब सर्च करता हूँ रिलेवेंट टू माय फील्ड तो उसमें ऑलमोस्ट 7 या 8 आउट ऑफ 10 मुझे क्लाइमेट फाइनेंसिंग या इसी तरीके से फाइनेंसिंग रिलेटेड जॉब्स नजर आ रही होती हैं। तो वर्ल्ड आर इज नाउ बिकम फोकसिंग ऑन द फाइनेंसिंग। उसकी रीजन ये है कि वंस यू आर बिकम अ सिग्नेटरी ऑफ कॉप तो जो भी फैसले होते हैं आपको उसमें इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। तो अब कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग करनी है तो उसको किस तरीके से फाइनेंसिंग करनी है इसके ऊपर जरा फोकस हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि जो COP26 से पहले एक अमेंडमेंट हुआ था या आप कह लें कि एग्रीमेंट हुआ था वो $100 बिलियन का हुआ था कि डेवलप्ड कंट्रीज या इमिटिंग कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग या अफेक्टिव कंट्रीज को जो है वो $100 बिलियन की फंडिंग्स करेंगे ताकि वो अपने डैमेजेस को जो है वो कोप कर सकें। लेकिन उसमें भी जो है वो ये बात सामने आई कि जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो सकी और $20 बिलियन की अभी भी शॉर्टेज है। $80 बिलियन की जो है वो सबमिशन हो गई थी फंडिंग्स की डिफरेंट कंट्रीज को और $20 बिलियन जो है वो अभी भी सबमिट नहीं हुए जो प्रीवियस बजट के हैं। उसमें भी फिर ये बात सामने आई कि मेजर कंट्रीज जो है उन्होंने सबमिट नहीं किए, जिसमें जर्मनी है, यूरोप के एक दो और कंट्रीज हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किए। तो ये चीज भी एक फेलियर आप इस कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। आई बिलीव यूके, जर्मनी और एक और था, आई डोंट रिमेम्बर द नेक्स्ट वन। हाँ, आई ऑल्सो नॉट डू नॉट रिमेम्बर, लेकिन वो मेजर कंट्रीज हैं। दे यस। आर वेरी बिग डेवलप्ड एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज। ऐसा नहीं यस, है कि कोई हम छोटे डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें जिन्होंने सबमिट ना की हो। बिल्कुल। तो ये चीज अफेक्ट करती है क्योंकि अगर आप एक बिग ब्रदर की हैसियत रखते हैं वर्ल्ड में और आप समझते हैं कि मेरा रोल ज्यादा है तो आपको फिर वैसा बिहेव भी करना चाहिए। बिल्कुल। आप इमिशंस तो करते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अगर आप बजटिंग्स नहीं करते और जो है उसको फोकस नहीं करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करा रहे हैं विजन 2030 की, तो इट मीन्स के देयर इज सम फ्लॉज और कुछ आपके मतलब बिहाइंड द डोर कुछ और ही बातें हैं। एक तो परसेप्शन अच्छा नहीं जाता आप यूं कह लें। थर्ड जो एक फेज है लास्ट जो COP26 का मैंने जो अखज किया है, मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ तो वो अडेप्टेशन प्लान है। बिल्कुल। ठीक है ना। COP26 में जो है वो तीसरी जो चीज बात हुई थी वो अडेप्टेशन प्लान के ऊपर बात हुई थी। सही है ना। उसमें जो है वो जो UN जनरल थे UN के, उन्होंने ये कहा था कि वी आर फोकसिंग टू असाइन अ बजट ऑफ 50% ऑन द अडेप्टेशन प्लान। जबकि अभी तक जो है वो क्वार्टर पार्ट ऑफ द टोटल बजट जो है वो हो रहा है, इट मींस के 25 बिलियन। तो उन्होंने कहा था कि हम अडेप्टेशन के ऊपर भी जो है वो हमें फोकस करना चाहिए और जो है बजट इंक्रीज करके 50% तक लेकर जाना चाहिए जो भी हमारा ये बजट आ रहा है फाइनेंसेस में अडेप्टेशन के ऊपर। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनके ऊपर फोकस हुआ, लेकिन हमारे पास ये भी चीजें आई कि जो प्रीवियस कमिटमेंट से वो कंप्लीट नहीं हुए। नहीं हुए। इन एग्जैक्टली। दैट सेंस कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक फेलियर है। लेकिन जो है वो ग्लोबली जो है वो फोकस ज्यादा पेंडेमिक में भी था COP26 के टाइम पे, तो इस वजह से भी जो है वो इतना ज्यादा ये न्यूज में और इन चीजों में COP26 नहीं आ सका। तो ये 2-4 पॉइंट्स से COP26 के फेलियर्स आप कह लें या मेजर पॉइंट्स कह लें जो फोकस किए इस दफा COP26 में, वो ये है। तो जी मैं अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, थोड़ा सा नैरो करते हैं। जी जी when you talk about climate finance, the one of the major things basically climate finance वाला जो सारा है वो शुरू हुआ पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 से, ठीक है। जी। जो आर्टिकल 6 से। बेसिकली जो बात करता है कार्बन मार्केट, ठीक है, और उसकी किस तरह कार्बन मार्केट्स आएंगी और क्या उनका इम्पैक्ट होगा और सारा वो, ठीक है। हम्म which was a very controversial step, I might add, ठीक है। बहुत हम्म कंट्रोवर्शियल था ये, क्योंकि a lot of climate experts, a lot of economists have actually argued हम्म that this will only lead to exploitation of the global south, हम्म because होना ये हम्म शुरू हुआ था कि मेरे पास एक स्टडी भी थी where big corporations like Shell, big corporations like Shell और others जो थी ना, वो क्या कर रहे थे कि they kept drilling oil, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल साउथ में कहीं अफ्रीका में जमीन ले लेते थे, ठीक है, वहां पे प्लांटेशन कर देते थे, ठीक है। तो हम्म इससे जो मेरा सवाल है ना वो अगला इसी से है
ठीक है, जो आइडिया है वो है नेट जीरो का, ठीक है, नेट जीरो। आप हमें थोड़ा सा ये समझाएं कि नेट जीरो 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 क्यों नहीं है, बिकॉज वी नो कि नेट जीरो इज नॉट जीरो, ठीक है, तो व्हाट इज नेट जीरो एंड व्हाई इज दिस लाइक, क्योंकि मुझे पता है नेट जीरो एक ऐसी चीज है जो मार्केट्स जो हैं वो कॉर्पोरेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इसको फुला रही हैं, ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं कि क्यों ये एक इतनी खतरनाक चीज है और क्यों ये अच्छी चीज है, दोनों साइड्स आप इसकी बताएं। अच्छा, हसन, मैं थोड़ा सा आपका जो आपने आर्टिकल 6 की बात की उसकी भी मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली जो सबसे पहले जो कार्बन क्रेडिटिंग का कॉन्सेप्ट आया था वो कोयोटो प्रोटोकॉल टोयोटा में आया प्रोटोकॉल, था। बिल्कुल सही है, मतलब एक आइडिया सामने आया था कि बिल्कुल कार्बन क्रेडिटिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिफरेंट कॉप्स में उसके मैकेनिज्म को डेवलप करते 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 इन दी एंड हम जो है वो एक कॉप उसमें आ गए, पेरिस एग्रीमेंट में आ गए। बिल्कुल ठीक है, फिर पेरिस एग्रीमेंट में जो है वो आपके पास एक रूल बुक बन गई कि बिल्कुल ये चीजें फॉलो करनी है हमें, जिससे हमारा जो है ये एक मैकेनिज्म होगा जिसके थ्रू होगा। फिर उसका एक आर्टिकल 6 है पेरिस एग्रीमेंट का। आर्टिकल 6 बेसिकली कहता है, प्रीएम्बल यूनिटरी ऑब्जेक्टिव्स का आर्टिकल है ये। बिल्कुल वॉलेंटरी, मतलब वॉलेंटरी आप समझे इस बात को कि बाय चॉइस, बाय विलिंग यू हैव टू हायर एम्बिशन ऑफ एनडीसीज, प्रोमोट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स लाइक। सही है ना। फिर उसमें हम अगर आर्टिकल 6 को देखें तो फर्दर ये डिवाइड है, आर्टिकल 6.2, 6.4 बिल्कुल और 6.8 की अगर हम फोकस करें तो ठीक है, वॉलेंटरीली। आ, ओके, अच्छा, तो आर्टिकल 6 जो हमारा है बेसिकली वो बैक करता है कोयोटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, कोयोटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले कार्बन क्रेडिटिंग की बात हुई थी, जिसको फिर फर्दर डिफरेंट कॉप्स में करते करते जो है वो पेरिस एग्रीमेंट में एक रूल बुक बन गई हमारे पास कि ये प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने हैं, तो हमारे जो है वो इमिशन जो है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाएंगे। फिर फर्दर आर्टिकल 6 जो है वो डिवाइड है 3 हिस्सों में। आर्टिकल 6.2, 6.4 और 6.8 ज्यादा फोकस किया जाता है। उसमें यह है कि आर्टिकल 6.2 जो है वो आपका कोऑपरेटिव अप्रोचेस की बात करता है कि गाइडेंस एंड कोऑपरेटिव अप्रोचेस हर कंट्री बनाएगा, किस तरीके से इसको फॉलो करना है। बिल्कुल फिर 6.4 जो है वो इसके मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करता है कि रूल्स, मॉडलिटीज, कुछ लॉज आप बनाएंगे कि किस तरीके से आपने जो है वो एनडीसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करनी है, उसके ऊपर कुछ लॉज और कुछ रूल्स आपने बनाने हैं। फिर 6.8 जो है वो फ्रेमवर्क एंड वर्क प्रोग्राम, मतलब एक एग्जीक्यूशन प्लान आपका होना चाहिए। बिल्कुल आर्टिकल 6.8 इसके ऊपर बात करता है। बिल्कुल ऐसी है। अब आ जाते हैं डबल काउंटिंग। डबल हम्म काउंटिंग बेसिकली, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी जो एक वो होती है, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म है, उसमें शुरू में इश्यूज आते हैं। आपने हम्म, एक्सप्लॉयटेशन की बात की, तो एक्सप्लॉइट तो हम अभी भी हो रहे हैं। कन्वेंशनल बिल्कुल इकोनॉमिक सिस्टम जो वर्ल्ड में है, हम तो उसमें भी एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। बिल्कुल तो जब भी आप कोई नया एक कानून लाते हैं या मैकेनिज्म लाते हैं तो उसमें शुरू में एरर्स आते हैं। सही है ना। द एफिशिएंसी इसकी, आप उसको कितना जल्दी रिजॉल्व करते हैं या इम्प्रूवमेंट लाते हैं उसमें। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो जो डबल काउंटिंग का इशू है वो बड़ा मतलब मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, दीज आर वेरी क्वाइट इफेक्टिव। सही है ना। ओके डबल काउंटिंग को अगर हम देखें क्या है, तो डबल काउंटिंग ये है कि बेसिकली आपने अगर कार्बन क्रेडिटिंग करनी है तो एक ही कार्बन क्रेडिट के कोटा को दो कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं। हम्म सही है ना। तो आप उसको डबल काउंटिंग करते हैं। ये दो फर्म्स की लेवल पे भी हो सकता है, दो कंट्रीज के लेवल पे भी हो सकता है। कि दो फर्म है, वो एक फर्म कहती है कि जनाब मैंने जो है वो इतने कार्बन क्रेडिट्स जो है बचाए हैं, मुझे इसके बिल्कुल फंड्स मिलने चाहिए। सेम कार्बन क्रेडिट कोटा जो है दूसरी फर्म भी जो है वो कोट कर रही है, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो बिल्कुल ये इश्यूज तो आने थे, ये प्रिडिक्टेड थे कि ये इश्यूज आएंगे, तो उसके मैकेनिज्म के ऊपर काम हुआ है। सही है ना। तो बट अभी जी काफी बेहतर हुआ है। ठीक है। फिर इसके ठीक है, सोल्यूशन, जी बोले, जी बोले नहीं नहीं हसन। आप बताएं बताएं, मैं फिर इसके ऊपर दोबारा क्रिटिसाइज करूंगा। जी, फिर इसके सॉल्यूशंस के ऊपर हम देखें तो फिर कुछ जो है वो अपना नेशनल रजिस्ट्री ऑफसेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया गया हम्म ग्लोबली। हम्म सही है ना। बिल्कुल फिर ऑफसेटिंग जो है क्या होता है, द कंट्रीब्यूशन मॉडल इज क्विकली गेनिंग ट्रैक्शन और एंडोर्स्ड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड्स।
गोल्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो है वो आपने जो है उसको कार्बन को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो वो ऑफसेटिंग आपकी हो गई। फिर इसके अलावा जो है वो साइंस बेस्ड इनिशिएटिव टारगेट्स आपके सेट होना शुरू हो जाएंगे। सही है ना, लाइक आपकी एक फर्म है या फैक्ट्री है, तो उसका साइज और वो सारी चीजें कैलकुलेट करके एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि कितना कार्बन ये बचा सकती है, या कितना कार्बन जो है वो इमिट कर सकती है, इसके ऊपर जो है ये फोकस होता है। तो ये 2-4 मैकेनिज्म जो है वो बनाए गए। अब आ बिल्कुल। जाते हैं नेट जीरो के ऊपर। हम्म। सही है, जो आपका मेन क्वेश्चन था, मैं बेसिकली एक ग्राउंड क्रिएट कर रहा था ताकि व्यूअर्स को पता चले कि ये नेट जीरो कहाँ से आ रहा है और इसके ऊपर क्या एक स्टांस होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपने कहा था कि नेट जीरो जैसी कोई चीज नहीं होती, आई टोटली एग्री विद यू। नेट जीरो नहीं हो सकता। नेट जीरो का मतलब ये है कि हम अपनी तमाम इंडस्ट्रीज को शट डाउन कर दें, ना, ऐसा मेरा नहीं हो मतलब सकता। मतलब है कि नेट जीरो एक ऐसी टर्म है विच इज हम्म। मिसलीडिंग। इट मेक्स पीपल थिंक कि एग्जैक्टली। हाँ, हम जो है वो दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। बट हाँ, वी एग्जैक्टली आर एग्जैक्टली। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ऑयल ड्रिलिंग करेंगे, बट हाँ, हम यार अमेजोन में ना 500 दरख्त लगा देंगे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये एक नेट जीरो का कॉन्सेप्ट जो लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है कि जीरो इमिशन हो जाएंगी। एग्जैक्टली। मेरा भी बिल्कुल स्टांस इसी पे यही है कि ये बहुत मिसलीडिंग एक टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है। बिल्कुल। इसको नेट जीरो भी कहा जा रहा है, कार्बन न्यूट्रल भी कहा जा रहा है, 2-4 इसको नाम दिए गए हैं, और तीनों जो इसके नाम है वो मिसलीडिंग ही है। तो नेट जीरो टाइप की कोई चीज नहीं है। बेसिकली नेट जीरो यही है कि आप जितनी इमिशंस कर रहे हैं, आप उतनी ही सिक्वेस्ट्रेशन कोटा भी क्रिएट करें। बिल्कुल। ठीक है। फिर उसमें अगर आप देखें तो 2-3 तरीके हैं उसमें। एक तो प्लांटेशन है, आप फॉरेस्टेशन करें। सही है ना, जो एक लॉन्ग टर्म और जो है एक लैंड एक्वायरिंग एक वो है, एक्टिविटी है, सॉरी। दूसरा ये है कि अगर आप स्कैंडिनेवियन या यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मैकेनिज्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट मशीनरीज टेक्नोलॉजीज ये कर रहे हैं। इवन नेदरलैंड या नॉर्वे वगैरह को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स रन भी करना शुरू कर दिए हैं टेस्ट फेज में, जो एयर से कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करके और उसको जो है वो सॉलिड फॉर्म में बना रहे इस पे भी हैं। मेरा कुछ साल सवाल है पहले तक जो है। जी जी, बोले। कि मेरा मैं देखें, मैं मंसूर भाई, आप तो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है। मैं एक सादा जी। बंदा हूँ, ठीक है। व्हेन आई थिंक अबाउट दिस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, मुझे नहीं पता इनका हम्म। इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। द ओनली सही थिंग है। आई नो एज अ पर्सन हु डन सम रिसर्च इज कि भाई, at the end of a day, these are just methods used to delay what is inevitable, that is plantation of trees, ठीक है। that is हम्म। short method, ठीक है। for example, जो आपने बात की है carbon sucking machines, ठीक है, it has become a global news। वो जो अमेरिका में I've heard वो मशीनें बड़ी बड़ी लगा रहे हैं which will be sucking carbon out, ठीक है, out of the air, और वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे whatever, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि अभी हमें उनका, दिस इज अ बिग रिस्क, ठीक है। हमें उसका इम्पैक्ट का नहीं एग्जैक्टली पता, ठीक है। इन अगर एग्जैक्टली। 20-30 साल बाद हमें अंदाजा हुआ, फॉर एग्जांपल, कि भाई दिस सिस्टम डज नॉट वर्क, वी नीड ट्रीज, ठीक है। तो एट दैट टाइम मेरा सवाल आपसे एज एन इकोनॉमिस्ट, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट ये है, तो फिर इन ग्रीन कैपिटलिस्ट को क्या कहेंगे हम? क्योंकि ये तो देखें, अभी एक कंपनी जो बना रही है वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएगी ना, ठीक है। दे विल सेल इट टू एवरीवन, ठीक है, और वो और हम्म। लोग हंस के खरीदेंगे, बिकॉज पीपल एंड गवर्नमेंट्स नीड every excuse possible to not go for the actual solution, which is reduce deforestation, afforestation करें सारे, एक्चुअली सेव क्लाइमेट, ठीक है। वो नहीं है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं इन माय ओपिनियन। तो I आप इस I partially agree with you, but ओके। in some context I disagree with you. देखें, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। सही है ना। हम यहाँ रोज बैठ के सालों तक ये बात करते रहे कि प्लांटेशन होनी चाहिए, प्लांटेशन होनी चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उन्होंने अगर नहीं करनी तो उन्होंने नहीं करनी। Instead of focusing what is not happening, we should focus what can we do for the betterment। ठीक है। सही है। ये एक इशू क्रिएट हो गया है डिफॉरेस्टेशन का। देखें, इकोलॉजिकल सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी जो है ना, उसके कुछ थ्रेशोल्ड लेवल्स होते हैं। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद आप कुछ भी कर लें, आप उसको रीजनरेट नहीं कर सकते।
जितने भी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उन सबको, चाहे फॉरेस्टेशन है, चाहे लाइवलीहुड है, चाहे कुछ एनिमल्स हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल है, उस उसका थ्रेशोल्ड लेवल इरिवर्सिबल के है। बाद इरिवर्सिबल हो जाता है, आप उसको बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बहुत सारे फॉरेस्ट हमने जो है वो ऑलमोस्ट वेनिश कर दिए हैं। बिल्कुल। अब वो आप उसको दोबारा नहीं कर सकते, सही है ना। ओके। एक टर्म यूज होती है मोनोकल्चर। ठीक अभी है। इसके ऊपर एक दोबारा एक जो हम ये मैन मेड फॉरेस्ट बना रहे हैं, हम्म। इसके ऊपर भी इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। बिल्कुल। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि जो नेचर एक फॉरेस्ट बनाती है उसमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ग्रासेस होती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म के क्रीचर्स वहाँ प्रिवेल कर सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स प्रिवेल कर सकते हैं। इंसान जो फॉरेस्ट बना रहा है वो मोनोकल्चर बना रहा है, इट मीन्स के सेम टाइप के दरख्त लगा रहा है। बिल्कुल। ठीक है ना। फिर उसके इफेक्ट क्या होते हैं कि कोई एक या दो सर्टेन किस्म की जो लाइवलीहुड्स हैं वहाँ, या क्रीचर्स एनिमल्स हैं, वो ग्रो कर जाते हैं, बाकी सारे एक्सटेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके टाइप की जो उनको ग़िज़ा चाहिए या उनका जो एक इन्वायरमेंट है वो उनको नहीं मिल पाता। तो आप कभी भी नेचर के बराबर तो आ ही नहीं सकते ना। ये तो एक कॉमन सेंस का कोई भी आदमी होगा पढ़ा लिखा, वो ये कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब आप हम्म। नेचर के साथ खेल सकते हैं या आप नेचर की तरह काम कर सकते हैं। वो हम्म। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सही है बिल्कुल। ना। एक ही जो जंगल होता है उसमें 1000 किस्म की जड़ी बूटियां हो सकती हैं, 100 किस्म की घास हो सकती है, हम्म। छोटे बड़े प्लांट, और आपको ये सब मिलेंगे। और जो इंसान लगाता है वो सारे एक ही किस्म के दरख्त लगाता है, तो वो बड़ा डिफरेंस है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये कहें कि जनाब, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ये इट्स जस्ट इकोनॉमिकल गेम्स, बिल्कुल। कि किस तरीके से जो है वो हम अपनी मॉनेटरी वैल्यूज को यूटिलाइज करें। अब बिल्कुल दुनिया ऐसे। शोर मचा रही है, तो हम कहीं ना कोई और तो इन्वेस्ट करना है, तो यस। ग्रीन एनर्जीज और ग्रीन एस्पेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और कुछ भी बिल्कुल। नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा ना। कार्बन सीक्वेस्ट्रेट कर रहा है, बेशक वो हमें ऑक्सीजन प्योर नहीं दे रहे, लेकिन कार्बन तो सीक्वेस्ट्रेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर बेनिफिशियल नहीं है तो इतना ज्यादा उसका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है अभी तक जो नजर आ रहा है। Yeah, लॉन्ग टर्म में तो that अभी is तक that उसके is कोई हमारे पास that is एस्पेक्ट नहीं है। exactly what I'm saying, अभी तक जो नजर आ रहा है। ठीक है। अभी तक जो नजर आ रहा ऑन द अदर हैंड, ठीक है, आप मेरा इसमें मसला, आई हैव लाइक आई एग्री कि कुछ तो फायदा है, बट द है। पॉइंट इज के फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये these green companies are invested into by the same corporations which are polluting, ठीक है। For हम्म। example, if you've seen the news, Jeff Bezos, he came to हम्म। COP26, उसने कितने पैसे दिए? I mean, I guess probably around $2 to $4 billion दिए हैं, ठीक है, हम्म। इन COP26, ठीक है। बट मेरा मेरा मसला ये है कि भाई, $2 billion, सॉरी, $2 billion उसने कहा मैं क्लाइमेट के लिए दिया। ऑन द सेम हम्म। इन द सेम ईयर, ठीक है, इन द सेम ईयर Amazon की एक्टिविटीज ने 2019 से 2020 तक, ठीक है, उस वक्त तक ये डेटा आया हुआ था, 60.64 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। और 2021 में they saw an increase of 15% in carbon emissions. आप मेरी बात समझ? ठीक है। जी मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है। अब बात ये है कि what when we talk about carbon markets, ठीक है, these tech billionaires, ठीक है, these polluters, ठीक है, they're hiding behind this act, ठीक है। हम 4 बिलियन दे देते हैं, don't say anything when we pollute the environment, ठीक है। we are giving this new technology, let us drill oil, ठीक है। मैं आपको बताऊं, two of the major polluters, मैंने एक बेसिकली आर्टिकल लिखा था, मैं सारा उसमें से पढ़ रहा हूँ। शेल जो पेट्रोल कंपनी है, और BLC, ठीक है, ये इन दोनों ने, they have been one of the highest polluters, and they've both been doing so much कार्बन मार्केट में ट्रेड किए ना इन लोगों ने, कि कार्बन जितने ऑब्जर्वर्स हैं, जिस तरह ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस, इफ यू हर्ड द नेम, ठीक है, इट्स वन जी ऑफ द जी। लीडिंग क्लाइमेट चेंज मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। उनकी हम्म। डायरेक्टर ने कहा था कि दिस COP26, उसने उसके बाद स्टेटमेंट्स दी थी, उन्होंने, और डॉक्टर समयूल हक, हु इज लाइक वेरी सीनियर environmental economist, ठीक है, उन दोनों ने कहा था दिस COP26 was only possible because of the movements, और जो by young
यंग लोग जो COP26 के बाहर प्रेशर डाल रहे थे कि भाई वी वांट सम एक्चुअल स्टेप्स, ठीक है। लॉस एंड डैमेजेस पे कोई काम नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सही। मैं एग्री करता हूँ कि इंडिजिनस लोगों को जगह दी है COP26 में पहली दफा, आई एग्री, बट उनकी कोई बात नहीं सुनी गई, ठीक है। वी ऑल नो दैट, ठीक है, वी ऑल सॉ दैट। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो टीवी पे नहीं है, ये सब टीवी पे आया, बट इट हैज हाँ बीन बिल्कुल, हिडन, ठीक है। आई हैव Thirdly, सीन, आई हैव हर्ड ऑल द थिंग्स। yeah, thirdly, COP26 was sponsored and supported by two of the biggest polluting companies in the world, Land Rover और IKEA, ठीक है। यस। जब आपका COP26 IKEA और Land Rover जैसी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, तो how do you imagine that COP26 to be anything but coming out with more reasons to bring out terms like offsetting, net zeros, carbon trading, and एक्चुअल में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। जो पाकिस्तान और इंडिया वगैरह रोते रहे हैं वहां पे, इंडिया नहीं पाकिस्तान ज्यादा और ग्लोबल साउथ के और कंट्रीज, ठीक है, कि भाई वी नीड लॉस एंड डैमेजेस, ठीक है। हमारे मुल्क में रियल टाइम इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में वी हैड टेम्परेचर्स लास्ट ईयर जो इतने हाई थे कि बॉडीज कुड नॉट कूल डाउन देमसेल्व्स। वी बोथ नो कराची में देयर हैव बीन इंक्रीजिंग केसेस ऑफ डेथ्स इन समर, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज और अभी मैं एक MIT की एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें दे सेड कि पाकिस्तान में द क्रॉप रोटेशन सिस्टम इज गोइंग टू बी सो इम्पैक्टेड दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वर्स, ठीक है। और इसी तरह बांग्लादेश है, इसी तरह वियतनाम है, ठीक है, ये कंट्रीज। मेरा अब सवाल ये है कि COP26 आप कह रहे हैं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सारी नेट जीरो काम करती है। COP26 में क्या ऐसा मैकेनिज्म आया है कि हम इंश्योर करें कि जिस तरह कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वियतनाम, जिनको अपने लोग गरीब हैं, ठीक है, वो क्यों अपना GDP जो है इतना लगाएं, उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, और उनकी क्या सपोर्ट कर रही है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, आपने हसन 2-3 बातें की हैं, मैं या ग्रेजुअली एक एक करके सबका जवाब दूंगा। परफेक्ट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, वी हैव टू रियलाइज दैट कि जो जिन कंपनीज का आपने नाम लिया ना, आईकिया हो गया, एप्पल हो गया, या ये अमेजोन होगा, दे आर दोज बिग कंपनीज विच आर मच 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 बिगर देन द मेनी स्मॉल कंट्रीज। एग्जैक्टली सही है ना, मतलब पाकिस्तान के बजट से ज्यादा अमेजोन का बजट है, एग्जैक्टली। पाकिस्तान के बजट से ज्यादा आईकिया का बजट है। सही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रियलाइज दैट, बी रियलिस्टिकली हमें सोचना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइनेंस क्लाइमेटिक इश्यूज। अगर हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, और पैसे कहाँ से आती हैं, गवर्नमेंट्स को कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं कंज्यूमर रिलेटेड एक्टिविटीज से आते हैं। गवर्नमेंट्स जो है वो कंजम्पशन बेस्ड गवर्नमेंट्स ही हैं जितनी ग्लोबली वर्क कर रही हैं, चाहे आप यूरोप देख लें, USA, UK देख लें, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द पीपल्स कंजम्पशन। जितना ज्यादा वो कंज्यूम करेंगे, उतने ज्यादा रेवेन्यूज उनके जनरेट होंगे, उतनी अच्छी इकोनॉमी उनकी चलेगी। तो आप उनको एकदम से बंद नहीं कर सकते, आप उन पे डिपेंडेंट है। सही है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम कहें कि जनाब बस उनको तो हमने बैन कर देना है। उनको बैन करने का मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स कर देना है। सही है ना। ये शेल हो गए, बाइको हो गया, या एक दो और कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, कैस्ट्रॉल हो गया, मॉन्सेंटो हो गया, ये मतलब इतने बड़े हैं कि ये मतलब US अमेरिका की मतलब बजट पे अफेक्ट करता है इनके डिसीजंस। ठीक है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन देम बेसिकली। सही है ना। ये जो हम 100 बिलियन की बात कर रहे हैं, ये 100 बिलियन कोई कंट्रीज अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं। ऑब्वियसली सी बात है, ये कुछ ना कुछ किसी न किसी को फेवर दे रहे हैं, तो वो इनको 100 बिलियन देंगे, जो ये आगे हम जैसे कंट्रीज को ये स्प्रेड करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन नॉट डिनाई द रियलिटीज। सही ना। वी डिपेंडेंट ऑन देम आइदर इकोनॉमिकली आइदर क्लाइमेटिकली इश्यूज। ठीक है। ठीक है। हम चाहें ना चाहें, ये रियलिस्टिकली ये एक चीज है। हम ठीक है। मानते हैं, मैं मानता हूँ कि तो द इशू तो यही है। सोल्यूशन इसका क्या है कि बीइंग अ पीपल, बीइंग अ इंडिविजुअल, हम सबको अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अनटिल अनलेस वी डोंट चेंज आवर पैटर्न्स जो है, तब तक ये इशू नहीं होगा। आपको कोई जेफ बेजोस जबरदस्ती घर पे आके एक अमेजोन की प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, आप अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं, वो तो आपको प्रमोट कर रहा है कि आप खरीदें। तो हमें बेसिकली बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स अपनी बिहेवियर में चेंज लाना है, हमें अपनी कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करना है।
क्या जरूरत है हमें कि हम एक आईफोन नया आ रहा है तो हम खरीद लें, हमारा पुराने से भी काम चल सकता है। तो बेसिकली हमारा साइकोलॉजिकल, हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट ज्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ उनके फाइनेंशियल और वो सारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे। उनके ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली डिपेंड करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो बॉल इन आर कोर्ट, हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा कि हम बात बीइंग अ ह्यूमन बीइंग में बातें बड़ी बड़ी करता हूँ, सही है ना, लेकिन मेरे पास 18 पेयर ऑफ शूज हैं, जरूरत क्या है मुझे लेने की? ठीक है ना, आई हैव 30 शर्ट्स इन माई वार्डरोब, क्या जरूरत है मुझे लेने की? ठीक है, तो इन चीजों को भी हमें देखना चाहिए। बेसिकली इशू, जो मेजर इशू है वो हमने अपने खुद का एक कंजम्पशन पैटर्न स्टैंडर्ड जैसे मेंटेन किए हुए हैं कि हम उस कल्चर से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं। हम वो दो देखते हैं कि बेजोस ये कह रहा है और वो कह रहा है, तो रियलिस्टिकली तो यही है कि हम उन पे डिपेंडेंट है। अगर ये हम कहें कि हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए तो फिर कहाँ से लाएंगे, कैसे करेंगे? इसका भी सोल्यूशन नहीं है, कंट्रीज भी तो उन्हीं से कमा रहे हैं। ये ठीक। इससे ना मुझे आपकी इस बात से ना एक मुझे एग्जांपल हिस्टोरिकल याद आई है। जब ना नई नई टबैको इंडस्ट्री चलना शुरू हुई ना, तो रिसर्चेस आना शुरू हुई कि टबैको इज वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ। ठीक है, तो हम्म। वो टबैको इंडस्ट्री ने ना पूरी मीडिया कैंपेन चलाई कि इट्स जस्ट अ हाँ प्रोडक्ट। ठीक है, आप लोग ना यूज करें। ठीक है, इस तरह ही शुगर इंडस्ट्री है। ठीक है, शुगर इज सो हाँ डेंजरस। ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, वो सो लोग डेंजरस। ठीक है, और वो लोग वो इंडस्ट्री भी यही कहती है कि यू हैव अ चॉइस, आप ना करें। बात ये है कि देखें, व्हेन यू नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो अ मार्केटिंग। एग्जैक्टली आप ठीक है बेसिकली तो बता रहे होते हैं कि आपने ये चीज नहीं यूज करनी, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट का नाम बार बार उनको बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो वो और एक नेगेटिव मार्केटिंग भी काइंड ऑफ मार्केटिंग है। and you're putting it on people, right? आप like you're यस। just victim blaming essentially। ठीक है, हाँ। कि आप उनको कह रहे हैं यार बुरा है सिगरेट, तो हम आपके पास चॉइस है। तो फिर गवर्नमेंट्स ने वो सारी जो कैंपेन्स थी, आप देखिए आज आपके हर सिगरेट के डब्बे के ऊपर इतना बड़ा लेबल लगा होता है। ठीक है, दैट दैट लेबल इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। ठीक है, हाँ। आ- यानी कि इट इज वन ऑफ द रीजंस। ठीक है, ये डिटरेंट हो सकता है इन द लॉन्ग रन। तो मतलब हम्म। कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, आप नो जिस इट्स तरह कह नॉट रहे इम्पॉसिबल, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। आप देखें ना, हैं। आपकी कराची में हीट स्ट्रोक्स होना शुरू हुए हैं, चाहिए तो लोगों ने अब जो है वो गर्मी आने से पहले प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एट द एंड जब आपके सर के ऊपर एक चीज आएगी तो आपको फिर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे सही ही। है, मैं ये नहीं कह रहा कि इट्स नॉट डूएबल, इट्स हम्म, डूएबल, बट इट शुड बी डन बिफोर द टाइम वेंट। यस। सही है ना, एक टाइम गुजर जाए और उसके बाद आप फिर एक्शंस लेना शुरू करें तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इन बड़ी फर्म्स को कोई ब्लेम नहीं करता, मैं ब्लेम करता हूँ, लेकिन मैं उतना ही इक्वली ब्लेम करता हूँ सोसाइटी को भी। हम्म, सही है ना, तो मतलब ये है कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आप अशरफुल मखलूकात हैं। हम्म, अल्लाह ने आपको सोचने समझने का शऊर दिया है, तो हम बिल्कुल। सबको सोचना समझना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है और ख्वाहिशात क्या हैं। तो ये ज़रा डिफरेंस हमें बीइंग अ सोसाइटी हमें देखना चाहिए। और ये सिर्फ हमारा एनवायरनमेंट का इशू नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा ओवरऑल आप देखें इम्पोर्ट्स बिल कितने बढ़ रहे हैं हमारे, एक्सपोर्ट्स हम कुछ भी नहीं करते। सही ना, और हम मतलब अब तो आम मिसालें दी जाती हैं कि हमारे यहाँ बिल्लियों का खाना भी जो है वो इम्पोर्टेड ही आता है बाहर से। तो हर चीज़ का एक आप देखें कि हमने कल्चर किस तरीके से डेवलप कर लिया है, हम्म। तो उस चीज़ को हमें ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा। अ, ठीक, इंसानी भाई, मेरे लास्ट 3-4 सवाल हैं, अब हम एंड की तरफ आते हैं। जी जी। ओके। we've discussed क्या 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 मसाइल हैं। ठीक है, ग्लोबली बड़े, अभी मैं नेशनल लेवल पे नहीं आ रहा बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ प्रॉब्लम जो ग्लोबल है। ठीक है, ग्लोबल है। ग्रीन, अब अगली हम बात करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी इससे रिलेटेड ही है, ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, सो बेसिकली ओके। जो मैं पूरी बात कर रहा था ये सारा, इसको अगर हम एक हेडिंग के अंदर लेके हैं तो ये ग्रीन वॉशिंग होती है। सो हम्म। आप अब थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि ग्रीन वॉशिंग जो है वो किस हम्म। तरह हमें आज अपने जो ओरिजिनल गोल है विच इज टू हम्म। एक्चुअली रिड्यूस emissions। ठीक है, विच जिस तरह हमने हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि नेट जीरो डज नॉट वर्क, बिकॉज नेट जीरो से क्या हो रहा है, हम आप रिड्यूस emissions रिड्यूस नहीं कर रहे। आप क्या कह रहे हैं, हम्म। यार मैं उतना ही कोल जलाऊंगा बट मैं उतना दरख्त लगाऊंगा, दैट इज नॉट रिड्यूसिंग emissions। ठीक है,
उसके बाद सही। ऑफसेटिंग दिस इज एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जो ग्रीन वॉशिंग है वो किस तरह हमें क्लाइमेट चेंज से रोक रही है, उस पे एक्चुअल इम्पैक्ट काम करने से रोक रही है। देखिए, ग्रीन वॉशिंग बेसिकली जो है वो एक फॉल्स इम्प्रेशन है, हम्म, सही है ना, या आप यूं कह लें कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है हम्म, उन फर्म्स की तरफ से या उन कैपिटलिस्ट पीपल की तरफ से कि जो क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा अफेक्टिव हो रहे हैं या जिनको ज़्यादा थ्रेट है कि उनकी प्रोडक्ट्स या उनकी जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव होंगी, तो वो ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाती हैं ग्रीन वॉशिंग की। लाइक वो ग्रीन इनिशिएटिव्स नहीं लेते लेकिन शो ऐसा करते हैं कि जनाब हम बहुत ज़्यादा ग्रीन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो इको फ्रेंडली है, सही है। तो ये एक फॉल्स इम्प्रेशन है ग्रीन वॉशिंग, और कुछ भी नहीं है ये, सही है ना। आप इसको ग्रीन कैपिटलिज्म का नाम भी दे सकते हैं, और ये सारे एक ही चीजें हैं, मतलब ये कोई वैसा ये नहीं है, वो ये बड़ा फॉल्स, ये ग्रीन वॉशिंग नाम की कोई चीज मतलब नहीं है। वो मतलब है एक, लेकिन बड़ा हाइप क्रिएट किया हुआ है, एक्चुअल में ये नहीं है, इट्स जस्ट मैं एक वर्ड है ये। इससे मुझे वो याद आया, आपको याद होगा लास्ट ईयर क्लाइमेट कैपिटलिज्म इज सो इंटरेस्टिंग, इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस। मैं हाँ मेरी पूरी पॉडकास्ट में आप देख रहे हो मेरा हंस हंस के बुरा असर हो गया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सिनेरियोज इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस, ठीक है। अब ग्रीन हाँ वॉशिंग की एग्जांपल है, पाकिस्तान में नेस्ले ने लास्ट ईयर वो प्लास्टिक वो स्ट्रॉज लॉन्च किए हैं, पेपर पेपर हाँ, स्ट्रॉज, ठीक है। माइलो वालों ने, माइलो के हाँ साथ दे रहे हाँ, हैं। वो व्हाट इज दैट, ठीक है। दैट हैज जीरो इम्पैक्ट, ठीक है। एक बात हाँ हो सकता है हो, बट एट द सेम टाइम नेस्ले की पानी की बोतलें आ रही हैं। नेस्ले इज वन ऑफ द, अगर आप नेस्ले का ट्रैक रिकॉर्ड देखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और इस तरह के कोर्ट्स में, नेस्ले के ऊपर कितने केसेस हैं बाहर, ठीक है, अफ्रीका में ऑर्गेनाइजेशन ने किए हुए हैं, ठीक है। वो नहीं करना ग्रीन वॉशिंग, वी आर नो आप एक वो देखें, आप वो देखें कि वो एक गत्ते की स्ट्रॉ दे रहे हैं, लेकिन जिस डब्बे के साथ वो दे रहे हैं उसके अंदर खुद टेट्रा पैक है, प्लास्टिक मौजूद है। प्लास्टिक मौजूद है। तो वो एक मतलब फेक मार्केटिंग टाइप का एग्जैक्टली, एक काम है, सिर्फ लोगों का माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, नथिंग एल्स इज हैपनिंग। ग्रीन वॉशिंग टाइप के जो है वो एक मतलब फॉल्स इंप्रेशन है लोगों के ऊपर, नथिंग एल्स, कि जनाब हम बहुत इको फ्रेंडली काम कर रहे हैं और हमारी एग्जैक्टली, बिल्डिंग बड़ी इको फ्रेंडली है, प्लांटेशन है, ये है वो, ये कुछ भी नहीं है। ये बस एग्जैक्टली। एक फॉल्स, ये बड़ी बड़ी फर्म्स कर रही हैं आजकल, और कोका ये बहुत ज्यादा चल रहा है। कोका कोला ने इस्लामाबाद में वो सड़क जो बनाई है वो, इफ यू हर्ड, प्लास्टिक। प्लास्टिक की, ठीक है। हाँ व्हाट इज हाँ। दैट, दैट इज जस्ट अनदर मार्केटिंग टेक्निक, ठीक है। उन्होंने अभी एक सड़ गर्मियां आने दें, गर्मियां हाँ, आने दें, लग पता जाएगा। और मतलब कि उसका आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन मच स्टडीज, बस मैंने 2-3 फॉरम्स में पढ़ा था कि आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू, बट मैंने ये सवाल काफी फॉरम्स पे पूछा था, पर मुझे अभी तक इसका पाकिस्तान में मैंने एक यूएन के 2-3 लोगों से पूछा था, क्योंकि वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे इसको। तो हम्म मेरा सवाल था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो रोड्स होती हैं ट्रैश से बनने वाली, इन हॉट हम्म। कंट्रीज these should these do not work as well as in the western world, because जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इसका, मैंने पढ़ा था। आप जी जी, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में इनिशिएटिव हुआ था, उसकी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, आप ओके, चाहें तो देख सकते हैं। इन द एक्सट्रीम हॉट वेदर्स द रोड स्टार्ट मेल्टिंग। आपको ओके, आप देखें, आपको खुद देख के पता चल जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, प्लास्टिक है, सही है ना। आप उसको मतलब ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ मर्ज कर रहे हैं, डांबर है या जो तारकोल वगैरह है आपका, वो वैसे ही गर्मी पे ज्यादा गर्म हो जाता है, तो वो मेल्ट होना ही शुरू हो जाएगा। कॉमन एक मतलब कोई भी मतलब फिजिक्स इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री जानता है तो उसको ये पता है कि ये होना ही है। और ये सेकेंडली, इनिशिएटिव बहुत ज्यादा हिली एरियाज जो हैं वहां तो हम्म, शायद ये इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन जहाँ गर्मी पड़ती है, थोड़े अरसे के लिए इस्लामाबाद में गर्मी पड़ती है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, क्योंकि मार्गला के जो पहाड़ हैं उनमें मतलब जो है वो गर्मी से आग भी लग जाती है वहां पर। एग्जैक्टली। मेरा ये सवाल है कि जब हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में ये पता है कि अगर हमने प्लास्टिक की बोतल गाड़ी में रखी है धूप में तो उसमें पानी नहीं पीना, बिकॉज व्हेन प्लास्टिक गेट्स हाँ। हीटेड इट रिलीजेस poisonous fumes. हम्म। So is that true for the roads as well? इट माइट पॉसिबल, आई डिडंट थिंक अबाउट इट, लेकिन ये है कि अगर अगर वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट में भी एक इफेक्ट छोड़ेंगे,
दूसरा ये है कि माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट तो अब आ गया है। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 100% ऑफ द टर्टल्स इन द ओशन हैव अ माइक्रो प्लास्टिक कंटेनमेंट्स। सही है, 100%, नॉट इवन अ सिंगल टर्टल इज इन द ओशन जिसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक के वो ना हो। इसके अलावा आइसलैंड के अंदर जो अभी लास्ट ईयर स्नोफॉल हुआ है, उसको उन्होंने टेस्ट किया है, तो जितने भी सैंपल्स उन्होंने लिए हैं उन सब के अंदर उनको माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। इट्स मीन कि वो माइक्रो पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि वो इवेपरेट हो जाते हैं हवा के साथ, फिर वो बारिश और जो है वो इनके साथ आ जाते हैं। तो ये जब ऑब्वियसली सी बात है, अगर वो इवेपरेट कर रहे हैं और अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये रोड्स भी जो है, मेरा अंदाजा ये है कि ये अफेक्ट करेंगे। और सिर्फ ये एनवायरनमेंट को नहीं करेंगे, जो इसके दोनों तरफ रोड के जो आपके वो होगी सराउंडिंग्स होगी, उसको भी ये अफेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। मेरा अब आखिरी सवाल है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए, वे फॉरवर्ड जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहले तो हमें खुद रियलाइज करना पड़ेगा, हमें अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेंगी। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ सिटीजन, बीइंग अ इंडिविजुअल, हम बात बहुत करते हैं लेकिन हम सीरियस नहीं है इस इशू के बारे में। हम हर बात पे गवर्नमेंट्स को ब्लेम कर देते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट्स और जो फर्म्स हैं वो हमारे कलेक्टिव एक्शंस की वजह से ही बनती हैं। सही है ना, जेफ बेजोस ना होता, कि अगर हम उसको प्रमोट ना करते, जेफ बेजोस ना बनाते, अलीबाबा ना बनता, वो आज भी शायद 2-4 दफा KFC से रिजेक्ट होने के बाद किसी चाइना के लोकल किसी उसमें काम ही कर रहा होता, लेकिन हमने उसको अलीबाबा बनाया। तो बीइंग अ इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, अपने अपनी बिहेवियर्स को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमें जो है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के ऊपर आना पड़ेगा। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा कि जो हमने एनवायरनमेंट को डैमेज किया है, किस तरीके से डैमेज किया है, और इसको किस तरीके से हमें रिवर्स करना है, ताकि नेचर जो है वो खुद ब खुद ग्रो करे, इंस्टेड ऑफ एंथ्रोपोजेनिक इंक्लूजन। जो है, हमें ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट ये क्रिएट करना चाहिए कि नेचर खुद ग्रो करे या नेचर में सस्टेनेबिलिटी आए। उसका बेहतर तरीका ये है कि हम कम से कम जो है वो नेचर को डिस्टर्ब करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सके। ठीक है। तीसरा, फिर अगर हम बात करें कॉप के पर्सपेक्टिव में, तो जो मिटिगेशन या अडॉप्टेशन के लिए फंड्स दिए जा रहे हैं या प्लान्स दिए जा रहे हैं, या जो दूसरे कंट्रीज सक्सेसफुली अडॉप्ट कर रहे हैं, हमें उनसे लर्न करना चाहिए। पाकिस्तान में अभी तक हमने क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो कार्बन क्रेडिटिंग है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमने कुछ फंड्स वगैरह लिए हैं। डिफरेंट कंट्रीज में लिए हैं। आप अंदाजा करें, चाइना सबसे ज्यादा फंड लेता है कार्बन क्रेडिटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट में, बिल्कुल। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% फंड चाइना सिर्फ अकेला ले जाता है पूरे उसका, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं ले पाता। तो हमें बेसिकली फोकस करना है अपने मैकेनिज्म्स के ऊपर, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज तक हम फ्रेमवर्क नहीं बना पाए सिंस द 1995-97 जब क्योटो प्रोटोकॉल आया था, तब से अब तक वो वही चीज लटक रही है, बातें बड़ी बड़ी हो रही है। तो हमें बेसिकली ग्राउंड रियलिटीज पे रहते हुए चीज़ों को एक मैकेनिज्म सेट करना है, फर्म्स के लिए लॉज बनाने हैं और उनको फॉलो कराना है, ताकि हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को दुनिया को दिखा सकें कि हम वाकई इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, और हम जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तभी हमारी बात का में वजन आएगा और लोग हमारी बात सुनेंगे। बिल्कुल जी। ऐसे है। मैं आपको थैंक यू मंसूर भाई फॉर ऑल दिस वर्ड्स। मैं आखिर में ऐड करना चाहूँगा कि आई रेड ए रीसेंट स्टडी विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. It was by an environmental economist named Dina Kelsey. उन्होंने 2021 में एक रिसर्च लिखी है. बेसिकली इट इज़ अबाउट इंटरनेशनल ओजोन नेगोशिएशंस एंड ग्रीन स्पायरलिंग. ठीक है. सो उन्होंने एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म डेवलप किया है कि बेसिकली शी टॉक्स अबाउट हाउ ओजोन नेगोशिएशंस हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोलैबोरेशन इन इंटरनेशनल कम्युनिटी. ठीक है. उसके अंदर हुआ क्या था कि ओजोन उसमें हुआ क्या था कि सक्सेस इस तरह हुई थी कि डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है ना वो ऐसी बनाई थी कि गवर्नमेंट्स एक्चुअली फोर्स्ड देयर ओन कंपनीज और स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे जिसमें गवर्नमेंट एक्चुअली फंडेड द चेंज. ठीक है. तो उसमें इंसेंटिवाइजेशन बड़ी थी. वो पूरा उसने
Um, I'll link that research in the description for everyone to see. Okay. But it is very interesting because she's made this whole cycle of how things will work, and I wrote about it as well in my in one of my articles, because she talked about how. So let me tell you how it works. Basically, ये काम इस तरह करता है कि एक इटरेटिव इंटरेक्शन होता है बेसिकली गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज में, लोकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है. सो उसके अंदर होता क्या है, नेगोशिएशन के राउंड्स होते हैं, और रेगुलेशंस को टाइट किया जाता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, जिस तरह ओजोन में काम किया था, ठीक है. अचानक से नहीं चेंज आया था, ठीक है. और उसके बाद वो फिर उसकी पॉलिसी जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता सक्सेसफुल होके इंडिविजुअल कंट्रीज में जो है ना, कंपनीज ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो ओजोन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करती, ठीक है. इसी तरह शी आर्ग्यूड के इस तरह पॉलिसीज बनाए जो जो स्टिकीनेस है. बेसिकली द आइडिया इज कि जो हमारी सारी इंडस्ट्री है, विच इज इट इज वेरी स्टिकी टुवर्ड्स कंटिन्यूइंग विद द प्रैक्टिसेस, ठीक है. तो आपने उसकी स्टिकीनेस को तोड़ना है. तो उसके अंदर उसने कहा है कि आप स्टिमुलस पैकेजेस दें, निगोशिएशंस करें गवर्नमेंट्स, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट्स. और उसने कहा कि उसको वो निगोशिएशन से फिर जब वो इम्प्रूव होएगी, उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी कंपनीज की, ठीक है, तो वो एक साइकिल बनता जाएगा विच विल हेल्प अदर कंपनीज फॉलो दिस वेरी एग्जांपल. और वो एक पूरा साइकिल बनता जाएगा, और आप फिर अगली पॉलिसी दें, वो फिर फॉलो करेंगे, और फिर और थोड़ा इम्प्रूव होएगा. So she's made this whole cycle. I'll link it in the description. It's a very interesting study. It came out in 2021 as well. So उसमें आई बिलीव वो एक मैकेनिज्म है which should be look forward to. और secondly, I believe के youth movements are doing amazing work, or they should be made part of the process, क्योंकि future is all about youth, right? और जितनी ये youth movement है, they may be radicalized, but what if you actually, काफी लोग कहते हैं कि अनरियलिस्टिक बातें करती हैं यूथ मूवमेंट. ऑफ कोर्स they're just people who are concerned about their lives, right? तो आप उनको एक दफा नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं, उनसे बातें सुने, maybe you can people will actually change, ठीक है. आज वीगनिज्म इज ऑन द राइज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. लोग क्लाइमेट के लिए कर रहे हैं, जानवरों के लिए कर रहे हैं. पीपल आर वॉइस रेजिंग वॉइस अगेंस्ट दिस कॉर्पोरेट मीट इंडस्ट्री, सारा जो पोल्ट्री है, ठीक है. उसके बाद जीएमओ सीड्स, और इसके अलावा ऑर्गेनिक की तरफ सारे लोग जा रहे हैं. सो दिस होल कल्चर, और फिर उसके बाद रिफॉरेस्टेशन और इस तरह की चीजें बहुत हो रही हैं. I believe there is real chance of changing things if everyone works together as a community, और government support करें. So on that note, thank you so much मंसूर भाई टाइम देने के लिए. अब मेरा Thank लास्ट you. सवाल है जो मैं हर जी जी पॉडकास्टर जी. हर पॉडकास्ट में, अगर आपने देखी है, मैं पूछता हूँ कि आप कोई बुक रिकमेंड कर दें हमारे लिसनर्स के लिए और मेरे लिए. कोई भी, इट शुड माइट मैं नॉट बी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कोई भी इंटरेस्टिंग बुक हो. मैं आपको बताता हूँ. मैं जो है वो थॉमस पिकेटी एक इकोनॉमिक्स के ऑथर हैं. उसकी उनकी आप मैं सारी बुक्स रिकमेंड करूंगा, आप सारी पढ़ें. अच्छा, वो उन्होंने कोई प्योर इकोनॉमिक्स में नहीं लिखी, उन्होंने सोशल पर्सपेक्टिव पे बात की है, इनइक्वालिटीज पे बात करते हैं, कैपिटल इकोनॉमी पे बात करते हैं, सोशलिज्म पे बात करते हैं. तो वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स थॉमस पिकेटी, आप उनको पढ़ें, बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा मैं जो आजकल मेरा एक नया ट्रेंड है लर्निंग का, वो मैं जरा शिफ्ट हो गया हूँ बुक से डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज में आप बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीजें फोकस कर लेते हैं, जिसके लिए शायद आपको जो है 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी. तो दो जो है मैं डॉक्यूमेंट्रीज हाईली रिकमेंड करता हूँ, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जो है वो क्लासेस में दिखाता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स या दूसरे इस तरीके के कोर्सेज. एक तो जो है वो बिफोर द फ्लड, सही है. ये जो आपके हैं हीरो, ही इज अ वेरी फेमस हीरो, रेवेनेंट मूवी भी आई थी उनकी, लियोनार्डो डी कैप्रियो की है. व्हेन ही वाज
पीस एम्बेसडर ऑफ एनवायरनमेंट इन यूएन UN एट climate. द पेरिस एग्रीमेंट। तो उन्होंने तक उसके लिए ये बनाई थी। इट इज अ वेरी 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 गुड डॉक्यूमेंट्री। उसका नाम है बिफोर द फ्लड। Yes. मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो देखें। और मतलब देखने के बाद एवरी पर्सन, मैंने जिनको भी दिखाई उन्होंने ये रियलाइज किया है कि एक्चुअली इट इज हैपनिंग। दूसरी है एन इनकन्वीनियंट ट्रुथ, एल गॉर की है, वो भी इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये दो तो आप बिल्कुल जरूर देखें। बिल्कुल। तो बुक्स में आप थॉमस पिकेटी की बुक्स को पढ़ें, बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि मेरी फील्ड है ज़रा इकोनॉमिक्स की, और आई एम बेसिकली नॉट अ कोर इकोनॉमिस्ट बट सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ज़्यादा मेरा फोकस होता है, तो मैं उस पर्सपेक्टिव में ज़रा ज़्यादा चीज़ें पढ़ता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं जो है रिकमेंड करूँगा आपको। Thank you, Mansoor bhai. Thank you everyone for watching. Please like and subscribe to Let's Talk Pakistan and help LTP grow, and so that we can bring more such interesting and learning podcasts for you in the future. Thank you and Allah Hafiz. थैंक यू Hasanullah, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Thank थैंक यू, you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.